वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दूसरी ट्रांसमिशन अब तक पर और इस वक्त इलेक्ट हो चुके हैं इमरान खान साहब। बड़ी डेवलपमेंट है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर एज एक्सपेक्टेड उनको वोट्स मिले 176 के करीब और तकरीबन 96 वोट शहबाज शरीफ साहब के। इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ साथ आज पार्लियामेंट में हमने हंगामा आराई देखी, हमने ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज देखा और अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट यानी नए जो नौ मुंतखब वजीर आजम की जो स्पीच थी, जिसके बारे में चहमगोइयां थी, तवक्कात थी कि उस स्पीच में वो क्या ऐलान करेंगे, वो क्या पॉलिसी डायरेक्टिव्स होंगे जिनके बारे में बताया जाएगा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए उन मसाइल का क्या हल वो पेश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि अपोजिशन के एहतजाज की वजह से वो स्पीच मुकम्मल तरीके से या भरपूर तरीके से जो है अदा नहीं हो सकी। लेकिन खान साहब की तकरीर के अंदर चंद अहम नुकात जिनका ऐलान हुआ, उसमें कड़ा एहतसाब उन्होंने कहा। उन्होंने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने उन पैसों का जिक्र किया जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, आया वो स्विट्जरलैंड में है, दुबई में है या बरतानिया में है या अमेरिका में है या दीगर यूरोपियन कंट्रीज में है। और इसकी तादाद अब तखमीने तो बताए जाते हैं कि इन ट्रिलियंस और खरबों रुपए से स्विस बैंक में बताए जाते हैं $200 बिलियन इस वक्त पाकिस्तानियों के मौजूद है। लेकिन खान साहब ने कोई प्लान या कोई लाहेमल नहीं बताया कि वापस किस तरह लाएंगे। अज़म का इजहार जरूर किया इस तकरीर में। इमरान खान साहब की इस तकरीर में इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात एहतसाब के बारे में की, इसके साथ साथ जो कहा जा रहा था कि शायद रिकंसिलेशन की बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा तस्वुर सामने नहीं आया। शाह महमूद साहब ने बाद में कुछ अहम वजाहतें पेश करी कि अगर खान साहब की तकरीर होने दी जाती तो वो अहम बातें क्या होती, जिसके अंदर बताया जाता कि खान साहब ने कहना था कि पहले वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक मिसाल ये दी है कि महीने में 2 मरतबा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पार्लियामेंट में, वहां इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे। तो एक प्रेसिडेंट सेट करके एक ऐसी चीज करेंगे जो कि रिवायत में नहीं थी और इमरान खान साहब वहां जाएंगे। लेकिन आज अपोजिशन का जो एहतजाज रहा, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह एहतजाज किया, उसके बारे में बहुत से लोगों ने या बहुत सी आराई आई जी कि अनडेमोक्रेटिक था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर को जहां अप्रिशिएट किया गया ओवरऑल के, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों को टच किया जो शायद खान साहब को या एक स्टेट्समैन की जो स्पीच होती। लेकिन बिलावल साहब की तकरीर के बाद वही बातें हैं जी कि वो इंप्लीमेंट, ये रोमानवी बातें, ये रोमांटिक स्टोरीज आखिरकार जरदारी साहब के होते हुए इंप्लीमेंट हो सकती हैं और अगर होनी है तो सुबह सिंध इज द टेस्ट केस, यहां से शुरुआत करें बिलावल भुट्टो साहब। तो ये तमाम बातें हमारे सामने आई हैं। इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल आरफीन साहब, हमारे को एंकर हैं और हमारे साथ जब से हम ट्रांसमिशन शुरू करिए हमारे साथ मौजूद है। आरफीन आपका बहुत शुक्र से। अली नासिर साहब मेरे साथ मौजूद है, एक और हमारे एंकर हैं प्रोग्राम रुपया पैसा के, हमारे स्टूडियोज में ही ज्वाइन कर रहे हैं। और सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, तकरीर खान साहब कर नहीं सके लेकिन उन्होंने एहतसाब की बात की है, उन्होंने 22 साल की जद्दोजहद की बात की है और उन्होंने डी चौक पे कंटेनर प्रोवाइड करने की बात भी कर दी है। लेकिन वहां से मुतालबा हुआ है कि पार्लियामानी कमीशन तश्कील दिया जाए। क्या जवाब आपका होगा शहबाज शरीफ साहब के इस मुतालबे के ऊपर? देखें, फर्स्टली आज तो फर्स्ट सेशन था प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से, उसके बाद और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली वाइज डे फर्स्ट से कहा कि मैंने खुद, बल्कि इसके अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा हुआ था साथ, असद उमर साहब ने भी कहा था कि जहाँ किसी भी जगह आपको कोई डाउट आते हैं तो आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें, हम आपको किसी जगह भी हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आ गई कि आज सेशन था फर्स्ट, खान साहब ने ऑब्वियसली मच थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, उन्होंने अपनी वोट्स ली एंड ही इज़ नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बने। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन तो मैं इसको ऑलरेडी तकरीबन मैं इसको असेस कर रहा था कि अपोजिशन साइड से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एजिटेशन इस सेंस में तो ज़रूर आएगी, क्योंकि वो तो किसी को बर्दाश्त करने के लिए ना गवर्नमेंट में थे, तो उनकी एक हिस्ट्री है, उनका एक बैकग्राउंड है, उनका पॉलिटिकल सारा कैरियर आप देख लें, वो किसी को अकोमोडेट करने के लिए पॉलिटिकली पॉजिटिवली तो तैयार ही नहीं होते। ये उनकी एक पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, डे फर्स्ट टू ऑनवर्ड, जितनी हमने देखी, जितनी हमने पढ़ी, जितनी हमने सुनी, नुमाइंदगी भी नहीं है बुखारी साहब। तो मैं, अगर वो होते तो फिर हम उनसे उन पर तनकीद भी करते सवाल। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कड़ा एहतसाब करेंगे, आप कहते हैं पैसा वापस लाएंगे, तो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में या आपके इजलासों में सिर्फ फैसला क्या हुआ है, हिकमत अमली क्या बनाई गई है? असद उमर लाएंगे ये पैसा, कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ड्राफ्ट करेगी कानून या राब्ता किया जाएगा दूसरे कंट्रीज से? ये होगा किस तरह जो खान साहब ने अज़म का इजहार किया, किस तरह मुमकिन बनाएंगे? देखें, इसको तो बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ। हमें इसके अंदर कोई नई लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके इदारे बने हुए हैं,
आपके एंटी करप्शन सेल बने हुए हैं, आपका नैब ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है और इंटरपोल के ज़रिए पैसे लाना, बंदे लेकर आना, जितने भी आपके वांटेड लोग हैं, क्राइटेरिया मौजूद है, लॉ मौजूद है। इशू सिर्फ क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमने राइट मैन फॉर राइट जॉब लेकर आना है, और जब राइट मैन फॉर राइट जॉब आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यही दुनिया में सक्सेस का एक ही तरीका है कि आप राइट मैन को राइट जॉब के ऊपर लगा देंगे। आपका जब एक इदारा बना है, एक लॉ है, वो मेरे लिए भी उसी तरह है, आपके भी उसी तरह, आपके लिए भी उसी तरह है, मियाँ साहब के लिए भी उसी तरह है, इमरान खान साहब के लिए भी उसी तरह है। जब लॉ अपना प्रिवेल करेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी सीधी हो जाएंगी। और उसके लिए आपको कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप खुद बताते, खुद NA53 से आप कवरिंग कैंडिडेट थे गालिबन खान साहब के, तो आप उस ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या आपका इरादा है? जी डेफिनेटली पार्टी का जो डिसीजन है जी वो सर तस्लीम खाम है। ये बात आपने आरफीन साहब की तरफ आते हुए आपका क्या रिएक्शन होगा आरफीन खान साहब की तकरीर के ऊपर और फिर ऑपोजिशन के एहतजाज के ऊपर? आपने किस तरह इंटरप्रेट किया इस पूरी सूरत हाल को? इमरान खान साहब की तकरीर तो बिल्कुल वैसी है जैसे इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब से आपको जारहियत की तवक्को रखनी चाहिए। अपोजिशन को किसी नरम मिजाजी की, किसी नरम गुफ्तारी की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इमरान खान ये बिल्कुल वही इमरान खान है जैसे मैं कुछ थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि क्रिकेट के मैदानों में जो जीत और हार से मावरा होकर के उतरते थे, और इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में भी साबित किया है यही कि इमरान खान साहब इज़ नो मोर इन द मूड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। इलेक्टेबल्स वगैरह जो कुछ हुआ वो मेरा ख्याल है हो गया, अब उसके बाद क्या होगा। लेकिन अब एक यहाँ 2-3 चैलेंजेस इन्होंने कहे कि मैं कंटेनर में मैंने 4 माह गुजारे, आप 1 माह गुजार के दिखाइए। स्ट्रेट अवे इन्होंने अपोजिशन को ललकार दिया है, और जाहिर है कि अपोजिशन अगर इस उसमें होती हालत में तो अपोजिशन में ही क्यों होती। उन्होंने साथ साथ ये जो कहा कि जो पैसा मुल्क से बाहर ले जाया वो वापस लाऊंगा और किसी डाकू को NRO नहीं मिलेगा। सबसे पहले कड़ा एहतसाब करना है। क्रिकेट की 250 साल तारीख का वो कप्तान है जो न्यूट्रल एम्पायर लाया, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ की छत्र छाया में, हिंदी में जिसे कहते हैं और उर्दू में आप वॉटेवर कह लें, कि जो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आकर के मौसमी जो परिंदे हैं वो आकर के बैठ गए हैं। वो पहले किसी और सियासी जमात में थे, उसके बाद किसी और सियासी जमात में थे, और आइंदा वो किसी और सियासी जमात में मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। इस एक तकरीर का बराह रास्त असर उन लोगों पर क्या होगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो अपने आशियाने इसलिए नहीं छोड़े थे कि वो खान साहब की जो है वो सामने आकर के और खान साहब उनको शहीद करवा दें एंड टाइम पे आके। अब उनकी आंखों में ये सपने इक़्तिदार के किस हद तक दफन हुए या उन्होंने इस तकरीर को किस तरह से लिया है, इससे कता नज़र बज़ाहिर जो खान साहब की ये तकरीर है ये बड़ी हौसला अफजा है, ये बड़ी पॉजिटिव है। इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होंगे या नहीं, लेकिन इस वक्त जो इम्पैक्ट पाकिस्तानी कौम के ऊपर पड़े हैं वो ये कि खान साहब इज़ इन द मूड टू डू एनीथिंग पॉजिटिव। बिलावल साहब की तकरीर के जो आपने बताया मुझे बड़ी हैरत हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग दिस। वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो का साहबजादा गुफ्तगू कर रहा है, हैट्स ऑफ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तकरीर अंग्रेजी जुबान में थी या उर्दू जुबान में थी, बिलावल साहब ने अपोजिशन रहनुमा होने का हक अदा किया है। उन्होंने खान साहब के बारे में जो 2-3 चीज़ें कही जो मैंने नोट डाउन भी की कि खान साहब उन लोगों के भी वज़ीर आज़म हैं जिन्हें वो गधे कहते रहे हैं। ये चांदमारी उन्होंने उस वक्त फरमाई जिस वक्त खान साहब मेरे ख्याल नमाज की अदायगी के बाद दोबारा ऐवान में तशरीफ़ ला चुके थे। उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप सीधी, मैं अपने अल्फाज में मफ़हूम बयान करूँगा, अगर आप राइट डायरेक्शन में रहे तो हमें अपना दोस्त पाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो हर कदम पर हम आपकी मुखालफत करेंगे। इससे भी ये लगता है कि बिलावल भुट्टो कुछ कर दिखाने के मूड में है। सिंध में ऐसा होता है, यानी इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन अपोजिशन में रह करके उन्होंने मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी खतरे की घंटी बजाई है। शहबाज शरीफ साहब का जो एहतजाज है वो ना मॉल रोड पे हो सकता है क्योंकि उनको तो पहुंचने में ही टाइम लग जाता है। जब भाई आ रहा था तब नहीं पहुंच पाए, उसके अलावा किसी और जगह इजलास में पहुंचना होता है तब उनकी गाड़ी छूट जाती है। शहबाज शरीफ साहब के पहुंचने का बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ साहब इफेक्टिव अपोजिशन कर पाएंगे, इस बात में भी मुझे 2000% शक है। ये शोर शराबा करना, ये हाथ नचाना, ये जालिब की अदाकारी करना, ये सब तो अब चलते ही रहेगा, ये सब ढकोसलेबाजी। और बिलावल साहब की जो आपने बात की ना कि उनको कितना इख्तियार करने दिया जाता है उनके अपने जो कोच चेयरपर्सन उनकी तरफ से ना, कि कितना स्पेस दिया जाता है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए अली नासिर साहब की तरफ भी जाते हैं। अली नासिर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला था आज के दिन का और हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और इन एक्सपेक्टेशन में सरे फहरिस्त ये थी
कि जो एक स्टेबिलिटी और वाइब्स खान साहब की पहली तकरीर से आई थी जब वो इंतखाबात जीते थे, आज उसकी कंटिन्यूटी होगी। आज वही स्टेबिलिटी हमें पार्लियामान में नजर आएगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी इंपैक्ट्स पड़ेंगे पॉजिटिवली हमारे हर चीज के ऊपर। आज अनफॉर्चुनेटली हमने तो हंगामा रही देखी, हमने इस वक्त अजीब किस्म के नारे और अजीब ही एक एटमॉस्फेयर देखा असेंबली का। डू यू थिंक कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, आप कवर भी करते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करेंगी इसको, इंस्टेबिलिटी को, इस पूरे सिनेरियो को जो आज हमने देखा है? अली नासिर साहब, फाइनेंशियल मार्केट्स का बिहेवियर तो खैर बिल्कुल ही मुनफरिद है पाकिस्तान का, कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। पहले भी माजी के अंदर इस तरह होता रहा है कि मुल्क में बम धमाके होते थे, मार्केट तेजी का रुझान दिखाती थी और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पुरअमन हालात थे। माशी तौर पे भी मार्केटें जो थी उनको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नीचे की जानिब जा रही थी। बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। शायद इट विल बी अ वेरी बम्पी रोड फॉर दिस गवर्नमेंट, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये आइसोलेटेड है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये आपने बड़ी अहम बात की कि आज के जो इजलास से लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी। नूरुल आरफीन साहब ने सही जो है वो पॉइंट आउट किया कि इमरान खान साहब की तकरीर और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो कुछ समझ नहीं आई मुझे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मतलब वो अपनी अचीवमेंट्स को स्टेट कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं जब वो इलेक्शन हार चुके हैं, और जो भी वजह वो बता रहे हों, बयान कर रहे हो, मेरे ख्याल से आज उनका बयान कुछ मुझे इत्मीनान बख्श नहीं लगा। मेरे ख्याल वो बड़े फ्लस्टर्ड थे, बहुत कंफ्यूज थे, और वो मेरे ख्याल अभी तक वो वजीर आला पंजाब के ओहदे से अभी तक अलहदा नहीं हुए थे। वो तो शुक्र है बिलावल भुट्टो साहब ने उनकी आंखें खोल दी, उनको बताया शहबाज शरीफ साहब आपका वक्त खत्म हो चुका है। तो उनको एहसास हुआ कि उनका वक्त खत्म हो चुका है और अब उनका एरा नहीं रहा। साहब, मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो इस ब्रेक के बाद आते हैं, तो इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। और इस ब्रेक के बाद तज़िया तबसरे, अपनी तकरीर, अपोजिशन का एहतजाज, बिलावल भुट्टो और इसके साथ शहबाज शरीफ साहब का तकरीर, आखिरकार क्या अखज़ किया जा सकता है आज के पूरे दिन से? हमारे साथ रहेगा, हम आपको दोबारा चेक करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर, और वजीर आजम इमरान खान, बिल आखिर वजीर आजम इमरान खान, आज का पहला दिन उनका पार्लियामान में कैसा रहा? अपोजिशन की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई गई, बिलखुसूस नून लीग की तरफ से, उसके तमाम मुहर्रिकात, उसके पीछे अवामिल और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, आज इस वक्त इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के दिन एक और भी अहम बात है, और मैं अपने पैनलिस्ट के साथ जो मेरे को एंकर्स अली नासिर, नूरुल आरफीन साहब, अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके सामने भी रखूंगा कि स्पीकर असद कैसर का कंडक्ट कैसा रहा। क्योंकि खुर्शीद शाह साहब उठे, उन्होंने तनकीद करी। शहबाज शरीफ साहब ने एज प्रोटेस्ट उन्होंने कहा जी कि मैं अब तकरीर नहीं करूंगा। अभी कुछ देर कबल उनकी ट्वीट भी आएगी, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड या मुझे ट्रीट सही नहीं किया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया बात करने का। लेकिन असद कैसर साहब ओवरऑल अगर इसको भी हटके, ये तो होती है असद तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन क्या असद कैसर साहब वाकई में कंट्रोल कर सके, ऑर्डर कायम कर सके? इस हाउस में इतना शोर शराबा था, और असद कैसर साहब तो मुझे खुद, अगर मैं अली नासिर साहब से ब्रेक से पहले आपसे ही गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी, अगर वहीं से आपसे पूछ लूं, क्या असद कैसर साहब आपको लगे कि ही इज इन कमांड, ही इज द राइट स्पीकर, ही इज द राइट चॉइस फॉर स्पीकर नेशनल असेंबली? बात यह कि आज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन था। कोई भी शख्स स्पीकर होता तो इतना ज्यादा प्रेशर और दबाव, क्योंकि आप समझे कि वजीर आजम का इंतखाब हो रहा है और वहां पर एहतजाज जारी है, सबको पैसिफाई करना जरूरी है। एक बंदा जो है वो मुसलसल अब एक कटहरे में खड़ा हुआ है। स्पीकर असद कैसर साहब जो थे, आज अगर वो कोई भी ऐसी चीज करते, कोई भी लूज बॉल कराते तो फंस जाते। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए किसी को भी नाराज ना करें। शहबाज शरीफ साहब का भी, जैसे मैं कह रहा हूं कि उनकी तकरीर का ना कोई मंतक था और ना कोई मतलब हालात। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बहुत माजरत के साथ। सैफान, यहाँ में एक चीज ऐड करना चाह रहा था। स्पीकर का कंडक्ट क्या होता? क्या वो हंटर लेकर के सबको सुधार देते, हंटर वाली बन जाते, क्या करते? अगर सामने वाले ने सुनना नहीं है, आप मुझे ये भी तो बताएं ना। देखिए, सामने वाले ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना है, उसको अपनी हार को जस्टिफाई करना है। शहबाज शरीफ साहब अगर छाती न पीटते तो क्या करते? अगर उनको उनकी देखें आप जरा उनकी शूज में जाकर के ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू हिज शूज। उनकी दिहाड़ी मारी गई है। आप ये भी तो देखें, उनसे पंजाब छीन लिया आपने। अब क्या होगा? पहले तो ये था कि वो वजीर आला तो फलाना, तो ढिमकाना, तो फलाना वजीर, तो वो नैब भी हाथ डालते हुए सोचती थी। अब तो नैब के लिए सीधा टल्ली के बाद सबसे ज्यादा आसान टारगेट जो है वो यही है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो करतूत भी हैं बहुत सारे माशाल्लाह इल्ला माज़ल्ला, तो उसमें सबसे पहले इनका नंबर आने वाला है। अब तो आप घड़ियां गिननी शुरू कर दे। किसका?
शहबाज शरीफ साहब का जो नैब में नाम हाँ, जी, बिल्कुल पंजाब सही में है। और किसने किया है ये जो गुड और गवर्नेंस और उसके बुलंद अलावा बाला? अभी मैं कुछ आबिद बातें बॉक्सर का केस है, हैं मेरी मोल्टन नॉलेज में, भी। मगर मैं नहीं कहना चाह रहा, कल बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए ना कि सबसे पहले खतरा किसको लाक हुआ है? अभी बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, वो फलाने वो ढिमका, वो तो बात की बात है। अभी जो सामने जो नहीं, मेरी हॉकी के सामने जो गेंद पड़ी है गोल सही पोस्ट कह पे रहे हैं। डालने के लिए, वो किसकी है? और अगर मेरी सामने राय वाले ने बिल्कुल तय सही कर कह लिया रहे कि उसने आपको नहीं सुनना, आप उसके सामने सूरह यासीन भी पढ़ देंगे, उसने नहीं सुनना, नहीं, उसने शोर ही करना है। ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये शाह महमूद कुरैशी का नाम और आरिफ अलवी का नाम भी लिया जा रहा था ना फॉर स्पीकर चॉइस? तो ये जो अगर डेफिनेट कमांड की बात होती है कि जिस तरह से इस वक्त हैंडल करना है आपको पार्लियामान को, जरूर बात है आप जितना ज्यादा शोर मचाएंगे और आगे से शोर होगा तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से आज अक्रॉस द बोर्ड, अभी खुशी शाह साहब ने कहा, आपने पहले उनको मौका देते शाह महमूद को, 2 बार एक ही पार्टी के आदमी ने तकरीर कर दी, जो देखिए, मैं रिवायत में आपको नहीं एक बात होता, that is बताऊं, अगर पुलिस unprecedented वाले also। ने आपका चालान करना है ना, तो आपने किस कलर के शूज, जूते पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, उस पर भी चालान करेगा आपका। ये बिल्कुल वही वाली बात है। सही बात आपको है। लगता है कि अपोजिशन को कोई राम कर सकता है दुनिया में? जिसने सोच रखा हो कि उसे ये करना है, लेकिन हाँ, अपोजिशन का काम है तनकीद बराए तनकीद। ये महज़ब मुल्कों में होता है, तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तामीर। आप पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर, इखलाकन कह रहा हूं मैं, तरक्की पजीर मुल्क से वाबस्ता हैं, उसमें रह रहे हैं, उसमें अपनी स्ट्रगल की कोशिशें कर रहे हैं भाई मेरे, ये सब आइडियलिज्म की लेकिन बात एक है, और ऐसा नहीं ऑप्टिक्स होता। है, मैं आरफीन, अगर आप भी और अली नासिर और बुखारी साहब भी, एक ऑप्टिक्स और भी हमने देखे आज। वो 2 चीजें देखी। एक ये देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब जब आए तो आप अगर उनकी फुटेज देखें, जब बिलावल से वो हाथ मिलाते हैं, उनका चेहरा एक तरफ है, उनके हाथ एक तरफ हैं, और वो वाजे लग रहा है कि सख्त नाखुश हैं शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से या पीपल्स पार्टी से, जिसने आज उनको फॉर कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं दिया। दूसरा एक ऑप्टिक्स मैंने देखा कि परवेज खटक और ख्वाजा आसिफ, और बहुत अच्छा लगा देखे कि आपस में इस वक्त अच्छे माहौल के अंदर बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जो है इस वक्त मुसाफा भी अच्छे माहौल में उन्होंने किया। फिर परवेज खटक शहबाज शरीफ से बात भी कर रहे थे। कुछ जैसे जैसे आए नजर, और लग रहा था कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी से सख्त नाला है। क्या अली नासिर आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये जैसे आपने ऑप्टिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बड़ा जरूरी है समझना हमारे लोगों के लिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो बड़ी एक, मैं कहूँगा कि डिफेंसिव पर उनको जाना पड़ा है। आपको पता है कि आज सुबह भी ये खबर जो थी गर्दिश में थी कि जरदारी साहब के गालिबन जो है वो अरेस्ट वारंट्स निकल चुके हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि ही मतलब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत बुनियादी तौर पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस वक्त जरदारी साहब जो है वो रेंज ऑफ पावर को होल्ड करते हैं, और लवाई साहब जो हैं वो भी इस वक्त आपको पता है कि वो भी एक तरह से एहतसाब के अमल के अंदर अब उनको एक तरह से अनवर मजीद फेस करना पड़ेगा। अनवर मजीद साहब जिन्हें कहा जा सकता है कि बिल्कुल जरदारी साहब के बहुत करीबी तस्वर किए जाते हैं, वो भी। तो मेरे ख्याल इस वक्त पॉलिटिकली भी, और मैं कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी वाइज भी उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर रिस्क नहीं ले सकते थे। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स, यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करनी है कि नहीं, तो पाकिस्तान आपको क्या लग रहा है ये केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दैट्स व्हाई कि ये सब कुछ हो रहा है कि वो जरदारी साहब अपोजिशन का कार्ड ना प्ले करें, इसलिए सब कुछ हो रहा है? मैं कतई इसके ऊपर इसरार तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हालात वाकयात मामलात हैं वो इस तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि उन पर दबाव जरूर है। तो उनको जो है वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा कि जिस तोते में जान है वो इस वक्त किसके पास है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट, और अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी, अभी जो एहतसाब का अमल है ये फौरन ट्रांजिशन करके इमरान खान साहब के हाथ में चला जाएगा। आज वो अगर वोट दे भी देते शहबाज शरीफ साहब को तो अददी तौर पर इमरान खान साहब ही वजीर आजम बनते। नहीं, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना इसमें एक सवाल इस वक्त है, और अली बुखारी साहब में अगर ये जो बात की अली नासिर ने, बड़ी जबरदस्त बात है कि एहतसाब का अमल अब इमरान खान साहब के हाथ में आ जाएगा। FIA वजारत दाखिला के मातहत होती है। जरदारी साहब के केसेस जो चल रहे हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पे अब उसमें कहा जा रहा है कि 150 और अकाउंट्स आ चुके हैं, अमाउंट 200 अरब से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। वजारत दाखिला खान साहब के हाथ में, अगर ज्यादा आगे बढ़ते हैं जरदारी साहब के खिलाफ तो आज जरदारी साहब भी शहबाज शरीफ साहब की सफ में खड़े होंगे, बिलावल भी उधर खड़ा होगा, और आज तो एक पार्टी आपको बात नहीं करने दे रही थी, कल दोनों खड़े हो जाएंगे आमने आपकी सीट के आगे। तो क्या खान साहब ये पॉलिटिकल रिस्क लेंगे कि वो जरदारी साहब के खिलाफ इन केसेस को परसू करें आगे एग्रेसिवली, या वो कहेंगे जी चले जी सियासी मसले आते हैं चलने दे, कोई मसला नहीं? बुहारी साहब देखें सर, इसमें बड़ा क्लियर व्यू है खान साहब का, और जितना मैंने उनको स्टडी किया है, कॉम्प्रोमाइजिंग किस चीज़ के ऊपर? कॉम्प्रोमाइज़ आप स्टेट के कॉस्ट पे नहीं कर सकते। जो भी पैट्रियट पाकिस्तानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इज़ अ पैट्रियट पाकिस्तानी, इसके अंदर बियॉन्ड द, आप ये चीज़ तो छोड़ दें
कि इसमें आसिफ अली जरदारी इन्वॉल्व है करप्शन के अंदर, उनके केसेस हैं, या मियाँ नवाज शरीफ या फैमिली के XYZ जो भी बंदा है, इवन जो आपकी अपनी पार्टी, हमारी पार्टी में से भी कोई बंदा आएगा, मेक इट श्योर, मेरे पास याद रखिएगा ये आज की डेट के अंदर, कि खान साहब के लिए पास उनके लिए भी बिल्कुल किसी किस्म की सिंपैथीज नहीं होंगी। क्योंकि जब हमने एक स्लोगन लिया, व्हाट इज़ अवर स्लोगन, हमने इलेक्शन किस बेस पे लड़ा, इमरान खान साहब को लोगों ने वोटें किस चीज़ के ऊपर दी, नया पाकिस्तान बनाने के लिए। नया पाकिस्तान की बुनियाद क्या रखी खान साहब ने, इक्वलिटी बिटवीन द पीपल, इक्वलिटी ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। जैसे अभी आपने बात की कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर FIA आ जाएगी या जो कुछ भी है, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। ये स्टेट की प्रॉपर्टीज है, ये स्टेट के एलिमेंट्स हैं, ये स्टेट के एक DG FIA आ गया, चेयरमैन आ गया आपका, जो चीज़ें भी हैं, ये लोग ऑनेस्ट बैठे हैं और ये बैठे ही इस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए नहीं कि फेसेस देखने हैं, ये जरदारी साहब हैं या ये कोई PTI का शख्स है या ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई नून का बंदा है, नहीं। बियॉन्ड ऑल दिस, आपका कोई बंदा भी करप्शन से रिलेटेड इशू में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, तो ये अदारे, ये इंस्टीट्यूशंस जो टैक्सेस के ऊपर बनाए गए हैं, जिनकी सैलरीज दी जाती हैं टैक्सेस के ऊपर, इनका मकसद है, इसी मकसद के लिए बनाया गया कि अगर अली बुखारी पे किसी जगह पे करप्शन आता है तो ही शुड बी बिहाइंड द बार, उनसे क्वेश्चन पुट करना चाहिए और आपको अपनी सफाई देनी चाहिए। वेरी सिंपल। इसके अंदर तो सेकंड फिनोमेना क्राइटेरिया तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो नंबर है 176, पहले मैं एक बात अर्ज करूं, जो जैसे मैं इससे पहले आता हूं, मैं आसिन आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, 176 जो नंबर है इस वक्त, आप नहीं समझते इससे पहले शायद जमाली साहब की गवर्नमेंट बनी थी 172 वोट्स के साथ, और अब ये 176 का जो नंबर है, कितने अददी तौर पे कमजोर या बड़ी मामूली अक्सरियत आप इसे कह सकते हैं, 4 या 5 वोट्स की, और इसमें 7 वोट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शामिल हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह साइड पलट सकते हैं, किसी वक्त भी साइड A और साइड B उनकी चेंज होती रहती है। तो वी डोंट नो, ये 7 नंबर भी आगे पीछे हो सकते हैं। 176 इतनी वीक गवर्नमेंट होगी, कितनी आरफीन आपकी नजर में? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो ज्यादा भाव देगा वो उधर जाएंगे। और आपको लगता है कि अपोजिशन के पास या सामने वालों के पास इतना पैसा है कि अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डिमांड पूरी कर सकें? अभी तो उन्होंने मुंह खोला है सोर्सेस के मुताबिक कि जी मुझे फला वजारत चाहिए, हमें फला वजारत चाहिए। अब बाद में वो महाजिरों की तरफ आएंगे कि ये आपके भले के लिए है। अभी मुत्तहिदा का देखें, जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में है ना, मुत्तहिदा के नाज नखरे सिर्फ वही उठा सकती है, क्योंकि वो इतने डिमांडिंग है, इतने डिमांडिंग है कि उनकी जो ज़रूरियात को, इन्वर्टेड कॉमास में, उनकी हाजात को, महाजिरों के लिए नहीं, अपने लिए ख्वाहिशात को, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना उनको अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता। एक बात तो ये, दूसरा ही नंबर की कोई हैसियत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज़रा थोड़ा सा अलग हिसाब से सोच रहा हूँ। एजेंडा जितना ज़्यादा आपका ग्राउंड पे मजबूत है, पब्लिक सपोर्ट आपके साथ जितनी है, वो तो आपने देख लिया। खान साहब को नथिंग से उठा करके उन्होंने एक लीडर बनाया, लीडर से उठा करके उन्होंने ऐवान तक पहुंचा दिया। ये तो तय है कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ बन चुकी। अब अपोजिशन का काम है एजिटेशन करना, अपोजिशन का काम है हंगामा फसाद, हंगामा आराई करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, उनके ऊपर लफ्जी गोलाबारी करना। देखिए, दोनों सियासी जमातें बारी बारी इख्तिदार में आ चुकी हैं, 5-5 साल भुगता दिया उन्होंने। 5-5 साल में दोनों ने जो कुछ दिया, शहबाज शरीफ साहब जो अभी अपना रोना गाना कर रहे थे जी, मैं कहता हूं बुरे से बुरा सिंगर भी कुछ अच्छा गाता होगा जो ये सुना रहे थे। हमने ये किया, 11,000 पूछे किसके घर में बिजली है। लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें पढ़ना है, तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी और हम सेशन यहां जारी रहेगी ताजा तरीन तज्जिए तबसरों के साथ। देखते रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको ट्रांसमिशन में रादर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैफान खान, अली नासिर साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों से गुफ्तगू सिलसिले का आगाज़ करूँ, 22वां वज़ीर आज़म एन इस वक्त की जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मुंतखब हो चुका है। मसनद इक़्तिदार पर बालफाज़ दीगर आप कहना चाहें तो जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है। इमरान खान साहब कल अपने ओहदे का फॉर्मली हलफ ले लेंगे, और इसके साथ ही वो तमाम स्पेकुलेशंस के इमरान खान साहब मसनद इक़्तिदार पर कब्ज़ा रख पाएंगे वो दम तोड़ चुकी हैं। ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं
कौमी असम्बली के कि जिस वक्त इमरान खान साहब को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ या एक जमहूरी इसको अमल कहिए या वॉट एवर यू कॉल इट, इमरान खान साहब को गुफ्तगू का मौका नहीं दिया जा रहा था। इमरान खान साहब के आसपास सीसा पिलाई दीवार अपने तौर पर बनने की कोशिश फरमाई उनके तमाम लोगों ने, और बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि खान साहब ने क्या कहा, लेकिन जो कुछ समझ में आया वो दिल दहला देने वाला था, ना सिर्फ हमारे लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने खान साहब से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखी थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त खुद इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छत्र छाया में या उनकी शरण में या उनकी अमान में हैं। खान साहब ने यह कह दिया कि मुझ पर तोहमत लगाई जाती थी, उन्होंने उसे तोहमत करार दिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड हूँ। उन्होंने ये क्रेडिट लिया कि वो क्रिकेट की 250 साल तारीख के वो पहले कप्तान है जिनकी कोशिशों से काविशों से न्यूट्रल एम्पायर की तकर्री अमल में आई, जो बात ठीक भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, अपोजिशन को चैलेंज देते हुए कहा कि जी 4 महीने मैंने कंटेनर पर गुजारे, आप 1 माह गुजार करके दिखाएं, हम आपको कंटेनर भी देंगे। उन्होंने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब किसी डाकू के लिए कोई NRO नहीं आएगा। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये भी कहा कि अब मुल्क में एहतसाब का पहिया घूमेगा और उसकी शुरुआत, ये उनके अपने अल्फाज नहीं है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तौर पर एक्सप्लेन किए हैं उस एक हुल्लड़बाजी के बाद जो इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान हो रहा था। उन्होंने कहा कि खान साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तानी अवाम के सामने अपने आप को एहतसाब के लिए सबसे पहले पेश कर रहे थे कि मैं वो पहला वज़ीर आज़म हूँगा इन तमाम अदवार में कि जो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता है। एहतसाब मेरा ख्याल है शुरू मीडिया से ही हो जाए आज, क्योंकि आज जब से मैंने एक कॉलम पढ़ा है दिल बेकरार कुछ बेचैन सा है। नसीम साहब को और अली नासिर साहब को ज़रा दिखाइए जी, ताकि मैं अपने आर्टिकल जब मैं पढ़ूँगा तो मैं उनके चेहरे के तासुरात ज़रा गौर से देख सकूँ। नसीम साहब सर ज़रा आपसे इल्तमास है, काइंडली ज़रा देखिएगा ये हमारे ही पेशे में जो लोग ऐसे मौजूद हैं इनके लिए क्या इंतज़ाम होना चाहिए। ज़रा थोड़ी सी आपको शायद तकरीर मेरी तवील लगे, लेकिन मैं पूरे दिन से इंतज़ार करने के बाद आज इस लम्हे का उसमें आया हूँ। ज़रा सुनिएगा। एक बहुत मुमताज़ मुसव्विर कहूँगा मैं उनको, हालांकि हैं वो सहाफ़ी, लेकिन मैं मुसव्विर इसलिए कहूँगा वो काले को सफ़ेद वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जब वो शुरू करते हैं तो लगता है कुर्रा अर्ज़ पे उनसे बड़ा मोमिन कोई मौजूद ही नहीं है, और जो कुछ उन्होंने लिखा है ज़रा सुनिए। बहुत मज़े की अहद चीमा तरतीब देता है। मियां शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड का पहिया था, ये ना होता तो आज लाहौर मुल्क का तरक्की याफ्ता शहर और पाकिस्तान लोड शेडिंग से पाक ना होता। पहले ज़माने में लोगों को झूठ लिखते हुए मौत आ जाती थी, अब पेट में दर्द नहीं होता। आगे सुनिए। लाहौर के तमाम अंडरपासेस, मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी अहद चीमा ने बनवाई। ये तमाम मंसूबे इस कदर शानदार हैं कि नए 5 माह में खरबों रुपए के इन मंसूबों में इसके खिलाफ कोई सबूत तलाश नहीं कर सका। इसके बरखिलाफ मुकदमा भी बना तो नाजायज असासजात का हुजूर जो होशियारियां की उसके बाद में पागल हूं, कैश लूंगा। मुझसे बड़ा गधा इस रूए जमीन पे मिलेगा कि जो मैं सबूत छोड़ जाऊंगा, और वो भी नैब के लिए, जबकि मुझे पता है कि वो बू सूंघते फिर रहे हैं। आगे सुनिए। हमारे मुतवक्को वजीर आजम इमरान खान 300 कनाल के घर में रहते हैं, गोया मियां नवाज शरीफ साहब 120 गज के घर में रहते थे अल्ताफ भाई की तरह। आगे सुनिए। ये आज भी 4,00,000 रुपए सालाना टैक्स देते हैं, और ये टैक्स अहद चीमा से कम है, इसलिए इनका मौकफ है कि अहद चीमा को सितारा इम्तियाज दे दिया जाए। आगे सुनिए। इमरान खान हुकूमत बना रहे हैं और अहद चीमा 2-2 घंटे अदालत के बरामदे में बैठा रहता है। क्या जुल्म हो रहा है, वो भी अरबों रुपए के घपले में एक मुबैना नामजद मुलजिम पर। फवाद हसन फवाद अपने वकील, अपनी फैमिली और अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, और ना ही घर जाकर नैब अफसरों की डिमांड के मुताबिक कागजात ला सकते हैं। ये शदीद बीमार हैं, इनकी कमर और कूल्हे में भी दर्द है, और ये दिल के मरीज भी हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर की सहूलत तक नहीं दी जा रही। सोचिए, अगर आप परफॉर्म करने वाले लोगों को भी मुजरिमों के दरमियान 2-2 घंटे बिठाए रखेंगे तो क्या ये ज्यादती नहीं होगी? क्या ये पूरी ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन नहीं कर देगी? सर, मैं अगर बोलना चाहूं इंशाअल्लाह ताला पौना घंटा तो इस बात पे मैं अकेले ही बोल सकता हूं, लेकिन आप तमाम लोगों की मौजूदगी का इदराक और एहसास करते हुए, सरेंडर करते हुए, बहुत कम अल्फाज में अगर मैं कहूं, नसीम सिद्दीकी साहब क्या ख्याल है, सहाफी बरादरी से ही नहीं शुरू हो जाए इमरान खान साहब के उन तमाम लोगों की शान में जो कसीदा बघारा गया है, आपके ख्याल में क्या नैब का डंडा पहले यहां नहीं घूमना चाहिए?
बिल्कुल घूमना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दो बातों की मिसाल दूंगा। एक तो ये आर्टिकल सुन के मैंने भी पढ़ा, ये मुझे बिल्कुल इस पे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों की ज़हनी हालत इस वक्त इस किस्म की हो चुकी है कि ये इसी किस्म के आर्टिकल लिखेंगे। इमरान खान ने कहा था कि मैं तुम सबको रुलाऊंगा, तो ये रोते हुए लिख रहे हैं। तो ये रोते हुए अगर लिख रहे हैं तो माइंड नहीं करना चाहिए। आज भी मैं देख रहा था, जब मैं असेंबली की गैलरी में बैठा हुआ था तो इमरान खान बड़ा मुतमईन बैठा हुआ था, तो हमारे साथी साफ़ी ने पूछा कि यार ये इतना शोर मचा रहे हैं और उसके मुंह पे मुस्कुराहट है। मैंने कहा वो जो कर गुजरा है ना, वो उसको एंजॉय कर रहा है। अब वो इनको देख रहा है कि इनकी चीखें निकल रही हैं, तो ये चीखों की मुतरादिफ है। पहले आपने बहुत अच्छी बात की, पहले ज़माने में मोहल्ले में भी अगर कोई गड़बड़ होती थी या कोई मसाइल होते थे ना, तो लोग कहते थे यार इमाम मस्जिद के पास चलते हैं, वो तस्फिया करा देंगे। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि जो मनशियात फरोश, जिसके इलाके में सबसे बड़ी कोठी होती है, जो सबसे बड़ा गुंडा और बदमाश होता है, उसके पास जाके तस्फिये कराए जाते हैं। तो दौर चेंज हो गया है। लेकिन अब इमरान खान के आने के बाद इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे ट्रेंड चेंज होंगे। ये जो सहाफ़ी इस किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं, हमारे बीच में जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, इनका भी एहतसाब होगा, इनका भी सर, काली भेड़े भी थोड़ी सी गोरी होती होंगी, ये तो जरूरत से ज्यादा काले हैं। अच्छा तारिक पीरजादा साहब, सर मैं आज पहली मर्तबा स्क्रीन पर इंकशाफ फरमा रहा हूं। मैं एक प्रोग्राम किया करता था जिसमें सामने वाले गेस्ट को मुझे मुकम्मल तौर पर गिरा देना होता था, और चूंकि ये काम मैं बचपन से बड़ा अच्छा करता हूं, तो वो इत्तेफाक से अल्लाह ने काम मुझसे लिया। ये मुझे बताइएगा सर, मैंने एक बहुत पाए के इन्वर्टेड कॉमास में, पाए तो उनके दो ही थे लेकिन वो इससे ज्यादा पाए के थे, उन्होंने नवाज शरीफ बेनजीर कोई हुक्मरान नहीं छोड़ा था प्लाट लेने के लिए। अपने एक बेटे को एक टेलीविजन चैनल पे बाकायदा एंकर बना चुके हैं। इस वक्त भी एक अखबार के वॉटएवर हैं। ये तो हो गई उनकी तारीफ। अब मैं बताता हूं, मैंने जो उनसे सवाल करना था, उन्होंने पहले मुझसे पूछा तुम सवाल क्या पूछोगे। मैंने कहा सर वो आदमी की जो पहले बेनजीर और फिर नवाज शरीफ साहब से इस्तेफादा करता रहा प्लॉट की सूरत में, अगर उसकी माली आनत का बंदोबस्त फौज करे, आज मैं ऑनर कर रहा हूं ये बात, अगर फौज करे तो क्या कीमत होगी जिस पे आप बिक जाएंगे। तो उन्होंने ये जुमला कहा कि मैं तुम पर और तुम्हारे प्रोग्राम पर लानत भेजता हूं। आप मुझे ये बताइए कि लानत उस आदमी पर तो भेज दी जाएगी कि जो करख्त सवाल करे, लेकिन उस सहाफी पर क्यों लानत ना भेजी जाए कि जो अपने जमीर को फरोख्त करे, जो अवाम को गुमराह करे, जो लोगों की ऐसी कैरेक्टर बिल्डिंग करे कि जो कैरेक्टर का सी भी नहीं जानते। ये जो आपने सहाफ़ियों वाली बात है, मैं चूंकि सहाफ़त के पेशे से नहीं हूँ सिद्दीकी साहब, तो एक बात बड़ी मुझे हैरत अंगेज़ भी लगी और मुझे अफसोस भी बहुत हुआ। ये इलेक्शन ट्रांसमिशन के सिलसिले में मैं लाहौर से ट्रांसमिशन में शरीक था एक टेलीविज़न के लिए, तो 4 सहाफ़ी लाहौर के इधर थे और 4 इधर थे। एक मैं खारजी इस्लामाबाद से गया हुआ था और एक आध और, तो उन 6 लोग जो थे उनमें से हर एक की लाइन ये थी, तांदली हो गई है जी, अब डोरियां खिंच ली है GHQ ने और स्टैब्लिशमेंट पै गई है जी, फैसला हो गया है, वोटा इतनियां पहन गई तो इतने लोग। अब मैं उर्दू में जरा आ जाता हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि सहाफत का हाल पाकिस्तान के दूसरे महकमों की तरह इस कदर खराब है कि अगर आप देखें ना, ये जो इस्लामाबाद की जो ये कॉलोनी है आपकी, जो इसका नाम क्या है, सहाफियों की कॉलोनी, क्या प्यारे इसका मीडिया टाउन, इसमें कुछ 1400 प्लॉट जो हैं, मेरा ख्याल है शौकत अजीज के जमाने में दिए गए थे। सर मुझे ब्रेक के लिए इंटीमेट किया गया तारिक पीरजादा साहब, माजरत के साथ आपको मैं यहाँ कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए ब्रेक अनाउंस करूंगा और उसके वापस आऊंगा, तो चाहूंगा कि आप उन सहाफियों के, उनमें से कुछ एक सहाफियों के नाम तो जरूर बताएं, शायद इस तरह से हम स्ट्रगलर्स के भी भाग जाग जाएं। नाजरीन यह वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे तो कोशिश करूंगा कि तारिक पीरजादा साहब हमारी मालूमात में किसी न किसी हद तक तसल्ली बख्श इजाफा फरमा सकें। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं करम गोंदल साहब के पास जाऊं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, तारिक पीरजादा साहब अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करना चाह रहे थे। जी तारिक साहब, आप किसी कोई साफियों के नाम हम बताना चाह रहे थे सर, ताकि हमारा कुछ ज़रा भला होने के चांसेस बढ़ जाएं। नाम तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं ये जिक्र कर सकता हूँ कि 4 सहाफ़ी इस तरफ थे, 4 इस तरफ थे। उनमें से एक इफ्तिखार अहमद साहब थे, एक साबिर शाह साहब थे, एक रऊफ सिद्दीकी साहब थे, 2 हजरात और थे, 3।
तो ये इनकी जो लाइन थी वो ये थी कि पैसा चल गया है जी, जीएचक्यू ने हाथ दिखा देता है, जीएचक्यू ने हाथ दिखा दिया है, धांधली हो गई है, रिजल्ट तय हो गया है। और ये लाइन मुसलसल चलती रही 6 दिन। 20 तारीख से मैं गया हुआ था और 25 तारीख तक ये गुफ्तगू तरतीब से चलती रही। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब जबकि इमरान वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले हैं तो शायद अब मारूजी वाक़यात जो हैं और हक़ाइक़ उनको नए मफादात के लिए से मुंसलिक होने की राह फराम कर दें। इसके मुतालिक मैं कुछ कह नहीं सकता। पिछले मफादात करम साहब, सर मैं आपसे तबसरे में बहुत वाज़ेह थे। तारिक साहब, मैं करम साहब से आपकी इजाज़त से करम साहब के पास जाना चाहूँगा। करम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, करम साहब हमारे साथ मौजूद है जी? अच्छा करम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आज असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को देखकर उस बच्चे का ख्याल आ रहा था जिसकी अपनी बारी जब आती है और वो पहली बॉल पे बोल्ड हो जाता है तो वो विकेट लेके घर जाने की जिद करता है कि मुझे अम्मी ने बुलाया है। आपके ख्याल में इस तरह की पॉलिटिक्स का कोई पाकिस्तान में मुस्तकबिल रह गया है, या वो जो 11,000 वोल्ट की बिजली गिनवा रहे थे जो उन्होंने मेरे ख्याल है जमीन के अंदर गड्ढा खोद के अफगानिस्तान को फराहम कर दी, पाकिस्तान वाले हाथ से पंखा चल रहे हैं। आपके ख्याल में अगर उनकी कारकर्दगी में इतने हीरे मोती लाल जड़े हुए थे तो उनका ये अपना हाल होना था? और दूसरी बात, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर भरपूर लात रसीद करते हुए फरमाया कि हम पार्लियामेंट पर हमला नहीं करेंगे, फरमाया कि हम गैर मुल्की मेहमानों के दौरों को धरनों के जरिए मुअख्खर नहीं करवाएंगे। मैं आपसे बहुत इल्तमास करता हूं सर, ये मुझे बताइए, इस जो इंकिसारी के साथ मेरा सवाल ये है, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ या कोई और शरीफ जो अब यहां शरीफ नहीं है, या नून लीग या शीन लीग, क्या इस पोजीशन में हैं कि वो ये सब कुछ करने का सोच सकें? देखें नूरुल आरफीन साहब, मसला इस वक्त ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना गादियां गाजरा और टेडोना दे पीड़, ये इनके दर्द उठ रहे हैं और ये दर्द अनकरीब जो है इनकी दवा भी शुरू होने वाली है। आपने पूछा कि क्या ये इस पोजीशन में हैं, तो मैं नहीं समझता कि 2 महीने बाद आपको ये जो आज कह रहे हैं कि हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे और हम पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेंगे, तो ये आपको कहीं किसी टीवी स्क्रीन पे कहीं लाइव स्पीच करते हुए, को मीडिया टॉक करते हुए दिखाई देंगे। ये भी अपने किए का खमियाजा जो है वो भुगत रहे होंगे और इनके बहुत से साथी जो है वो इनके साथ अनकरीब इंशाअल्लाह इस मुल्क को लूटने का इंजाम देखेंगे और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दूसरी बात, आपने पार्लियामेंट में खिताब की, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, यही ईवान था, 2014 का साल था और एक अपोजिशन लीडर ने इसी ईवान में ये तजवीज़ दी थी कि पार्लिमानी कमीशन बना दिया जाए, जिसे इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से या आपके कतियत से रद्द कर दिया था और उस वक्त उन्होंने बात नहीं मानी थी। और यही ईवान था जिसमें जो है वो इंतखाबी इस्लाहात का बिल आया और कुछ लोगों ने साहिब मशवरे इनको दिए कि धांधली रोकने के लिए क्या क्या इकदाम इसमें मजीद शामिल होने चाहिए, इन्होंने नहीं माना और अपनी अक्सरियत के बलबूते पर जो है वो एक एक्ट मंजूर करवाया। अब इनको याद आ रहा है कि पार्लिमानी कमीशन भी होना चाहिए, अब इनको ये याद आ रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि जब वही आपकी बात है कि जब आपकी अपनी बारी आती है और आपने जो है वो बॉलिंग करानी है और अगले ने बैटिंग करनी है, तो आप कहते हैं कि मैं विकेटें उखाड़ूं और मैं घर चला जाऊं। अच्छा, सैफान खान हमारे साथ मौजूद है। सैफान, जो कुछ भी हुआ असेंबली में आज पूरा दिन में और आप देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, उसी की रोशनी में मारवी मेमन के ट्वीट को कहा रखा जाए कि नून लीग का जवाल बादशाहत और गुरूर का नतीजा है। मैं इसकी शान में कई कसीदे लिख सकता हूं, लेकिन अब देखता हूं कि आप किन अल्फाज में तमंचे उछालते हैं। देखें, वो तो उनका जो बैकग्राउंड है और जो जिस तरह से वो उनका कंडक्ट रहा है, तो यकीनी तौर पर हम यही कह सकते हैं कि वो अपनी लॉयल्टी स्विच करने वाली हो। लेकिन आपने आज जो स्टार्ट में बात की, मेरे ख्याल है वो बहुत अहम तरीन बात आपने उठाई है, जो सहाफ़ियों वाली उठाई है, और ये उसी में हमारी मेमन भी शायद कवर हो जाती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने 2 चीज़ें जो मैंने कम अज़ कम ऑब्जर्व की थी। एक सहाफ़ी का ग्रुप वो था जो बहुत ज़्यादा प्रो PMLN था और अभी भी उनमें ऐसे हैं जो अभी भी कायम है, और एक ऐसा भी ग्रुप मैंने देखा जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही इमरान खान साहब वजीर आजम या इलेक्शन जीते, सीटें अच्छी खासी,
उसके बाद उन्होंने अपनी लॉयल्टी स्विच कर ली, ऑन एयर उनके तज्जिए तबसरे बदल लिए। तारिक पीरजादा साहब ने कहा कि शायद वो नई नौकरी की तलाश में या नई रोजी की तलाश में लग गए। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि ऐसे भी लोग थे, लेकिन इसमें आरफीन मैं और आप जिस तरह रोजी के नहीं और हम जिस तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या और जो हमारे साथ यहाँ पे कोलीग्स हमारे मौजूद हैं, ये लोग अपनी रोजी के लिए मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर जाना, यानी आप किसी पार्टी के हक में बयान दें, ओपिनियन रखें, दैट इज वन थिंग, लेकिन अगर आप उसमें इतना बढ़ जाएं कि अपनी रोजी की खातिर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। पीरजादा साहब इंडियन चैनल्स पे जाते हैं और मैं इनके प्रोग्राम्स देखता हूं, तो वहां इनके साथ हमारे मुल्क के सहाफी बैठे होते हैं और मुझे लग रहा होता है कि इंडियन चैनल के अंदर बैठकर वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं और तारिक पीरजादा साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान के नुमाइंदे बनकर वो इंडियन चैनल से बैठे होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो देखकर मैं कहता हूं जी तौबा के ये तो रिस्क को चलो अपने रखो, लेकिन कम से कम मुल्क को बेचकर तो ना करो अपने सियासी ओपिनियन एक जगह। एक आर्टिकल मैंने और देखा था, जब जेल में नवाज शरीफ साहब से चंद सहाफियों की, सीनियर सहाफियों की मुलाकात हुई थी और उसको पढ़कर आंखों में आंसू आ गए थे कि वो एक कैदी की दास्तान इस तरह से बयान कर रहे थे कि उनके पास एक पंखा लगा हुआ था, कमरा 4x4 का था, एक खिड़की इधर खुलती थी, एक खिड़की। भाई तो कैदी के साथ जेल के अंदर एयर कंडीशन या पीसी या मैरियट या रीजेंट प्लाजा जैसा माहौल तो आपको नहीं मिलेगा। तो यही होगा कैदी के साथ, अगर एक पंखा मुयस्सर है या एयर कंडीशनर या एक टीवी चैनल, उस पर एक टीवी जिसपे सिर्फ एक चैनल आता है पीटीवी, ये भी उसमें लिखा हुआ था कि पीटीवी के अलावा कोई और चैनल नहीं दे सकते, और ये भी जुल्म उनके ऊपर हो रहा है। आप मुझे बताएं क्या और कैदियों को और चैनल की सहूलत होगी? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ गोंदल साहब हैं, तो गोंदल, क्योंकि मैं आप ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो जो होना है वो आपने भी बिल्कुल बताया और गोंदल साहब ने भी, ये उस्मान बोजदार साहब का नाम आ चुका है खान साहब की तरफ से फॉर सीएम पंजाब। अब ये नाम आप, क्योंकि मैंने जो सुना है कि ये 2 या 3 पार्टीज बदल चुके हैं, फ्रॉम PMLQ टू PMLN टू PTI। ये गोंदल साहब मेरे ख्याल से अगर हम जाएंगे तो बताएंगे कि वो ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है। ये भी कहीं मारी मेमन वाला ग्रुप है जो 3-4 पार्टियां बदलते रहते हैं, बार बार मौसमी लोग हैं, आइडियोलॉजिकली खान साहब को साथ भी देंगे या उनकी पूरी आइडियोलॉजी को बिल्डोज कर देंगे? ये ऐसे कोई शख्सियत तो नहीं है कहीं गोंदल साहब को, अगर मेरे ख्याल से इल्म हो तो? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान की आइडियोलॉजी को बुलडोज कर देंगे, या इनको आप मारवी मेमन के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं या उस कैटेगरी में ये फाल करते हैं। उस्मान बोजदार ने पार्टियां बदली हैं। 2008 में ये काफ लीग में थे मुशर्रफ के दौर में, 2013 में ये नून लीग के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लिया, हार गए, और 2018 में ये जो है वो PTI में। लेकिन ये असल में जनूबी पंजाब महाज जो बना था ये उस ग्रुप का हिस्सा है और उन्हीं की तरफ से इनका नाम आया था। जहांगीर तरीन जो राइट हैंड है, नायल होते हुए भी राइट हैंड है इमरान खान के, उन्होंने इनकी मुलाकात करवाई इमरान खान से, और इसका पर्पस शायद ये था कि अभी टेक्निकली ये मुमकिन नहीं है इमरान खान के लिए कि वो अपना वादा पूरा कर सकें कि जनूबी पंजाब को सूबा बना दें। पार्लियामेंट में उनके पास उतनी अददी तादाद या अक्सरियत नहीं है, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि जनूबी पंजाब महाज का एक बंदा जो है उसको हम वजीर आला बना दें, और फिलहाल अश्कशोई हो जाए कि आप एक अलग सूबा मांगते थे जो 3 डिवीजन्स पे मुश्तमिल था, मैंने आपको पूरा पंजाब जो है वो दे दिया, आप पूरे पंजाब का इंतजाम इंसराम चलाएं। अच्छा, तो ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जीत गया, यानी जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप जो है जीत मतलब क्या कि उनका बंदा आ गया सामने। शाह महमूद कुरैशी का ये नहीं है इस पर, ये जहांगीर तरीन साहब का इनसे ताल्लुक है, मतलब बेसिकली। नहीं, आप इस तरह कह सकते हैं कि मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप जीता है, लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये है कि इमरान खान जो चाहते थे शायद वो हुआ है। अच्छा। क्योंकि पंजाब में उन्हें कोई मजबूत आदमी जो है वो बहुत ज्यादा, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, सर कतल कलामी की गुंजाइश निकालते हुए पंजाब में कोई मजबूत आदमी मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमें बहरहाल मिल गया है और हमने उसको नौकरी भी दे दी है। वो हमारा प्रोड्यूसर है, उसने हमें ब्रेक पे जाने के लिए कहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू, कुछ और मौजू हैं जिनका अहाता करना है। नाज़रीन, यहाँ वक्त कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान अली नासिर साहब। अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं अली नासिर साहब से पूछना चाहूँगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत फाइनली आ गई, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म इमरान खान आ चुका। इस हवाले से अखबारी इत्तला के मुताबिक या अभी तक जो हमने देखा है तब्दीली आ गई,
लेकिन ये तब्दीली मईशत पर इस हवाले से कैसे आप देखते हैं कि जिसमें एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा सऊदीया से एक टेलीफोन आता है, यानी नामे मेरे नाम इमरान खान साहब के हवाले से, और उसमें सऊदी प्रिंस पाकिस्तान में एक भारी इन्वेस्टमेंट का इंदिया देते हैं। आपके ख्याल में, चूंकि टेक्निकल गुफ्तगू आप फरमाते हैं, ये मुझे फरमाइएगा ये पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी हौसला अफजा खबर है? असल में बात यह है कि इमरान खान साहब को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है, लोग उनकी शख्सियत को पसंद करते हैं, बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं। देयर इज़ नो डाउट कि अगर आप आज यूके में भी जाएं तो उनकी मिक जैगर वाली, जो कि बरतानवी एक बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनकी रेपुटेशन जैसी उनकी रेपुटेशन है, बहुत मशहूर शख्स हैं। और एक अकेले मैं कहूँगा कि ऐसे शख्स हैं कि इंडिया में भी आप जाएंगे तो लोगों ने घरों तक में जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है, और ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। जहाँ तक बात की आपने कि मशरिक़ वस्ता से टेलीफोन आए, तो वो मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो अगर वो ज़ाहिरी बात है हमें कुछ तोहफे तहफ़ देंगे तो वक्त पड़ने पे हमें उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी पड़ेंगी। पिछली दफ़ा हम उनके साथ दगा कर चुके हैं, आप जानते होंगे कि $1.5 अरब हमने पकड़ लिए थे उनसे, लेकिन जब उन्होंने हमें कहा कि आप हमारी मदद को आएँ तो हम नहीं गए। जिसके बाद UAE के तब के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान भी दिया कि जो आपके साथ हमारे माशी ताल्लुकात हैं या ताल्लुकात हैं वो इनेविटेबल हैं, लेकिन जो मामला तब पेश आए आपको पता होगा वो बड़े पेचीदा किस्म की सूरत हाल थी। जब बाकायदा इमरान खान साहब धरने से उठकर वापस पार्लिमान आए और फिर उन्होंने ये, आपको याद होगा, नेशनल असम्बली के अंदर इस बहस में हिस्सा लिया कि वहाँ पर ट्रूप्स नहीं भेजने चाहिए। खैर ये याद माजी चीज़, माजी की चीज़ है। एक बात आपने की, मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने सहाफ़ियों का बड़ा अच्छा एहतसाब किया यहाँ पर, वो नाम तो मैं चंद के नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस फहरिस्त में फिर वो लोग भी आएंगे जिन्होंने आम खाने के आदाब कौम को सिखाने की कोशिश की और ख़ुद को नाम नेहाद सहाफ़ी कहा। एक दिन कुछ कहा, दूसरे दिन कुछ कहा। आज क्या उनका एहतसाब होगा नूरुल आरफीन साहब? दूसरे क़यामत का हाल बताने वाले और कोहे काफ की जो परियां हैं उनकी कहानियां बयान करने वाले, उनका भी एहतसाब करना होगा। क्या उनका भी एहतसाब होगा? ये तो अक्रॉस द बोर्ड होगा ना। और बहुत सारे हमारे साफ़ी भाई जो हैं, हमारे साफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो अपना बयानियां बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं। नहीं, आपके मुंह से अल्लाह ने निकलवाया, बयानियां पकड़ते हैं। अब वो एडवांस पकड़ते हैं तो फिर बयानियां भी पकड़ना पड़ता है। अच्छा, मुझे नसीम सिद्दीकी साहब के पास जाना था, लेकिन अब मुझे करम गोंदल साहब के पास जाना पड़ रहा है। नसीम साहब, आपकी इजाजत से। करम साहब, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ये साफ़ी बरादरी के साथ जो हम क़िताल फरमा रहे हैं इस वक्त, आप क्या फरमाना चाह रहे हैं सर? मेरा मुख्तसर सा जो है वो बयानिया है इस हवाले से कि अगर आपने एहतसाब करना है सहाफ़ियों का तो आपको 92 से शुरू करना पड़ेगा कि 92 में जिन सहाफ़ियों की लिस्टें आई थी कि उनके पास IB की गाड़ियां थी, वो इस्तेमाल होती थी। फिर आपको 97 में जाना पड़ेगा कि रायविंड रोड पर किन किन सहाफ़ियों को प्लाट मिले। उसके बाद जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा मंजर के वही लोग हैं जो अब तक नवाजे जा रहे हैं। किसी ने गवादर में हाउसिंग सोसाइटी बना ली है, किसी ने मरी रोड पे बना ली है, कोई 16 पेट्रोल पंप लेके बैठा है, किसी ने अपनी पेट्रोलियम कंपनी बना ली है, कोई जो है वो PHA में नवाजा गया, तो कोई जो है वो पहले शहबाज शरीफ के मीडिया सेल का इंचार्ज रहा, उसके बाद वो PTV में खाता रहा, उसके बाद आज जो है वो पाक पवित्र होके और मुल्क में इनकलाब और एहतसाब की बातें कर रहा है। 92 की लिस्ट निकाल लें IB की गाड़ियों वाली और 97 की रायविंड रोड पर और बाबडा टाउन में जिन लोगों को प्लाट मिले थे सहाफ़ियों के नाम पर। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज अगर आखिर में, क्योंकि जो गुंदल साहब ने बात की है ना, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि ये प्रोग्राम में साफ़ी बरादरी के खिलाफ नहीं कर रहा था, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। जी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा, क्योंकि जो गुंदल साहब ने बात की है ये हमने सुना है और हमने देखा भी है, ऑब्जर्व भी, कि बिलखुसूस 85 के बाद, यानी जब ये शरीफ फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है पॉलिटिक्स में, उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी हो या साफ़ी बरादरी हो, ये एक तस्वुर इन्होंने सियासत में अपनाया। कहा जाता है कि हम हर किसी को खरीद सकते हैं और खरीद के उसका बयानिया बदल सकते हैं, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, सिविल सर्विसेज में हो या वो सहाफ़ी हो। तो ये जो 92-97 की बात कह रहे हैं गुंदल साहब, तो ये जो असल बुराई की जड़ जो आई है, ये मतलब शरीफ फैमिली ही लेकर आई साफ़ी बरादरी। मेरे ख्याल से इससे पहले ये मामला नहीं था ना, तभी आप 92 से कह रहे हैं गुंदल साहब कि स्टार्ट किया जाए। उससे पहले ये मसाइल नहीं थे, यहाँ पे नहीं बिकते थे, ये स्टार्ट इन्होंने किया, ये इनोवेशन लेकर आए इंडस्ट्री में। नहीं गुंदल साहब? गोंदल साहब इसका रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे। अच्छा, नसीम साहब सर, जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये असल में
देखें हैवी इन्वेस्टमेंट जो ब्यूरोक्रेसी में हुई है, उसी तरह एक हैवी इन्वेस्टमेंट मीडिया की इंडस्ट्री में भी हुई है। जो शख्स आज से 30 साल पहले रिपोर्टर था और उसको उस वक्त नवाजा गया और गाड़ियां दी गई और फिर 5 साल बाद उसको प्लॉट दिया गया और उसके बच्चों की स्कूल की फीसें दी गई, आज वो एक अहम मर्तबे पे बैठ के जरूर बिल जरूर हुब्बे शरीफ में बुग़्ज़े पाकिस्तान का मुजाहरा कर रहा है। और इनका नितारा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिर्फ जो है वो माजी से कुछ फाइलें निकालनी पड़ेंगी, वो फाइलें सामने रखें और आज तक वही चेहरे हैं, वही लोग हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हुब्बे शरीफ में इतना डूब गए कि उन्हें पाकिस्तान की सालमियत, इस मुल्क के इदारे, उनसे वाबस्ता जो हमारी जज्बाती वो वाबस्तगी है, वो चीज़ें कुछ भी उन्हें याद नहीं। उन्हें यह भी याद नहीं है कि जिस मुल्क को बर्बाद करना था, जैसे शाम है, लीबिया है, इराक है, वहाँ की फौज और उसकी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खत्म किया, उसको अटैक किया और उसके बाद वो मुल्क बर्बाद हो गए, उनकी इंटेग्रिटी जो है वो खत्म हो गई। आप जो है वो अपने मुल्क के पीछे पड़े हैं सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में, और ये फाइलें 92 से ऑनवर्ड जो है वो चल रही हैं। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, सर अब सहाफ़ियों से बाहर निकलते हैं, अब हम जरा कोई काम की बात करते हैं। ये मुझे बताइएगा, शाहजैन बुगटी का, अख्तर मेंगल साहब का, बलोच अवाम का शुक्रिया अदा किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिसकी सबसे ज़्यादा सताइश भी की जा रही है और मच अवेटेड मेरा ख्याल है ये एक मूव था। ब्रेक ले लूँ? अच्छा सर, नसीम साहब आपसे माजरत के साथ यहाँ ब्रेक पे जाने के लिए कहा है और इसका जिम्मेदार प्रोड्यूसर ये। नाजरीन यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर सी ब्रेक से वापस आएंगे, तो नसीम सिद्दीकी साहब से ये वादा है कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा।